हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है वो है द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, तो सारी चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़नी है। सो उसके बाद हमारा आर्ट्स एंड पॉलिटिक्स पिकासो का बचेगा और उसके बाद हम फाइनल अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, यूनाइटेड नेशन जो है 1945 में एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में सामने आया था। तो आज के टाइम पर, उस टाइम पर, जैसे उससे भी पहले अगर हम बात करें तो उसको लीग ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता था। तो आज के टाइम पे इसमें जो शामिल हैं सदस्य देश, वो टोटल 193 सदस्य देश शामिल हैं। तो इसका जो मशीन और इसका काम है, इसके चार्टर के अंदर ही रखा जाता है। चार्टर जो इसके, जैसे जनरल असेंबली है, सेक्रेटरी है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उन सब में। अब देखो, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग पढ़ते हो क्लास 10th में, और क्लास 10th में आपके पास दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए जो है क्लास 10th का, वो अलग जाना जाएगा, सेक्शन बी क्लास 10th का वो अलग जाएगा। लेकिन क्लास 10th को चलाने के लिए तो दो सेक्शन हो गए ना, वैसे ही यूनाइटेड नेशन को चलाने के लिए 6 सेक्शंस रखे गए हैं। और वो जो 6 सेक्शंस हैं वो मेन ऑर्गन्स हैं, मेन बॉडी हैं यूनाइटेड नेशन के। बिल्कुल वैसे ही जैसे ही क्लास 10th का ए और बी सेक्शन बॉडी होगा क्लास 10th को चलाने के लिए। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र के अलग अलग अंग या फिर उसकी जो बॉडीज़ जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उसके अंदर, उसके अलावा उसकी एजेंसीज, ये सब जो हैं काम को इम्प्लीमेंट करती हैं, लागू करती हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के काम में इंटरनेशनल पीस और सेफ्टी बनाए रखना, ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखना, इंसान की सहायताओं को पहुंचाना, ठीक है, उसके अलावा डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, इंटरनेशनल लॉज को ध्यान में रखना। जैसे बहुत सारे जो केसेस हैं, अगर नहीं हल हो पाते हैं तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक पहुंचते हैं, तो वो सब करना। उसके अलावा हर चीज़ को बहुत ध्यान से देख के इम्प्लीमेंट करना और उस चीज़ को तरीके से, मतलब या तो उसको चेंज करना या फिर जो भी चीज़ है वो करना। तो इसके अंदर ये सारा काम हमारा आता है। अब बात आती है हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशन की। तो ईयर है हमारा 1899। इसमें विवादों और संकटों की जो स्थिति थी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और शांति को निपटाने और युद्धों को रोकने के लिए किसी एक चीज़ का सहारे की ज़रूरत थी। अब क्लास 10th के सेक्शन ए और सेक्शन बी में अगर लड़ाई हुई है तो उसको सुलझाने के लिए प्रिंसिपल ही आएगा, क्योंकि सेक्शन ए के टीचर्स तो सेक्शन ए की बोलेंगे, सेक्शन बी के टीचर्स सेक्शन बी की बोलेंगे, लेकिन जो उनका हेड है, उनका प्रिंसिपल, वो उनके लड़ाई को सुलझाने आएगा। तो वैसे ही यहाँ पर ज़रूरत महसूस हुई युद्धों को और अशांति को रोकने के लिए किसी हेड की, और वो हेड जो था हमारा पहले लीग ऑफ नेशन के सामने के रूप में सामने रखा गया था। ठीक है, तो इसके अलावा हेग में सबसे पहला इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस जो थी वो शामिल की गई थी, बनाई गई थी। और इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस को हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन बोलते हैं। तो इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय विवादों की शांति निपटारे के लिए कॉन्फ्रेंस को रखा गया था और 1902 में इसमें परमानेंट न्यायालय की स्थापना भी कर दी गई थी। परमानेंट 1902 में ही परमानेंट ये हो चुका था, जिसने 1902 में कार्य करना शुरू कर दिया था। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र है ना, यूनाइटेड नेशन, उसके इंटरनेशनल कोर्ट की जो एक पूरी संस्था थी वो बनकर शामिल हो चुकी थी यूनाइटेड नेशन में। तो संयुक्त राष्ट्र की जो पूरी एक संस्था है वो पहले लीग ऑफ नेशंस थी। तो ये एक ऐसा संगठन है जिस पर सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सिचुएशंस को देखकर ही एक ग्रुप बनाने की कोशिश की गई थी कि अब देखो, इंडिया की लड़ाई होगी, पाकिस्तान की लड़ाई होगी, तो इंडिया वाले पाकिस्तान वाले दोनों अपने आप को अच्छा बोलेंगे, लेकिन उनका एक हेड तो होना चाहिए ना उनको रोकने के लिए। तो वही सब रोकने के लिए जो हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लाइट पावर्स और सेंट्रल पावर्स थे, उनकी पावर्स को रोकने के लिए लीग ऑफ नेशन को बनाया गया था। लेकिन लीग ऑफ नेशन उस टाइम तक इतना पावरफुल नहीं था। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना तो पावरफुल हो गया, एंड आज के टाइम पे उसको यूनाइटेड नेशंस के नाम से जानते हैं। ऑर्गेनाइजेशन उसमें से कट हो चुका है,
वर्ड कट हो चुका है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ की इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल के तहत हुई थी। ट्रीटी ऑफ वर्साइल क्या है, ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र नाम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूवेल्ट ने दिया था और 1942 में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर 26 देशों ने सिग्नेचर भी किए थे, जिसमें उन्होंने अपनी अपनी गवर्नमेंट की हेल्प से एक्सेस पावर, मतलब रोम, बर्लिन, टोक्यो की जो एक्सेस पावर थी उसके खिलाफ संघर्ष रखने की बात की थी। क्योंकि भाई देखो, ये आप सबको पता है कि बीच बीच में बहुत ज़्यादा बीच में गुप्त संधियाँ हो जाया करती थी। तो बेसिकली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1942 में बस एक शांति स्थापित करने के लिए ही बनाई गई थी। तो ये वाली चीज़ है। अब बात आती है हमारी किस चीज़ की, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस और इंटरनेशनल कॉरपोरेशन की, जो 1945 में हुआ था। तो इसको हम बहुत शॉर्ट में समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में समझते हैं। सबसे पहली चीज़ कि ये सम्मेलन सैन फ्रांसिस्को USA में आयोजित किया गया था और इसमें 50 देश जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और संयुक्त राष्ट्र चार्टर पे सिग्नेचर करे थे। और इसके अलावा 1942 का संयुक्त राष्ट्र चार्टर एक जो अंतर सरकारी संगठन होते हैं ना, उसके रूप में सामने आया था और एक इंडिपेंडेंट चार्टर बनकर सामने आया था कि लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां समझनी शुरू कर दी थी। लोगों इन द सेंस कि जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन लोगों ने, ठीक है। अब बात आती है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट की, मतलब घटक की। हमारे पास 6 तरीके के घटक हैं। उनको हम पहले एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझेंगे किसका क्या काम है, उसके बाद हम उनके रियल नेम समझेंगे, ठीक है। तो मेन बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ये जो मेन बॉडी है, सबसे पहली मेन बॉडी को हम समझ रहे हैं डिसर्मिनेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के रूप में, ठीक है। एक तरीके से निरस्त्रीकरण और इंटरनेशनल सेफ्टी के रूप में हमारी सबसे पहली बनाई गई है और वो है जनरल असेंबली, ठीक है। हम अभी आगे देखेंगे वो। दूसरी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियली चीज़ों पर ध्यान देने के लिए। तीसरा सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चर चीज़ों पर ध्यान देने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कल्चर को लेकर वाद विवाद नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। फोर्थ है स्पेशल पॉलिटिकल एंड डीकोलोनाइजेशन, ठीक है, औपनिवेशीकरण और राजनीति को देखकर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड बजटरी को देखकर, एंड लास्ट में लीगल को देखकर हमारी असेंबली एंड हमारी बाकी चीज़ों को क्रिएट किया गया। अब ये जो 6 चीज़ें हैं वो क्या है, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड UN सेक्रेटेरिएट, ठीक है। तो ये हैं, हिंदी में मैंने लिख दिए हैं, आप इसको कॉपी कर लेना। अब हम देखते हैं जनरल असेंबली का क्या काम होता है, ठीक है। देखो, पहली बात मैं आपको बता दूंगी, 6 के 6 अंग जो थे 1945 में ही बना दिए गए थे, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो महासभा मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है, इसको हिंदी में ये बोलते हैं जनरल असेंबली को। तो जनरल असेंबली एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक पूरे यूनाइटेड नेशन के लिए। ये विचार विमर्श करने के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए, सभी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। महासभा के जो संयुक्त चार्टर्स होते हैं उसके अंदर 193 सदस्य, मतलब टोटल सीधी बात बोली जाए तो जनरल असेंबली में टोटल 193 सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा जो बात हम करें तो इसमें एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव वाला एक संयुक्त राष्ट्र जो है वो भी बनाया गया है कि एक रिप्रेजेंटेटिव भी होगा जो चीज़ों को हैंडल करेगा, स्पेशली जनरल असेंबली को, ठीक है। एक नहीं होगा, और भी हैं, क्योंकि 193 कंट्रीज़ में किसी एक को बना देना तो ये तो इम्पॉसिबल सी चीज़ है। ऑब्वियसली बात है, सब देशों में लड़ाई होगी, तो कुछ चीज़ लोगों को बनाया गया है। इसके अलावा जो है हर वर्ष में सितंबर में संयुक्त राष्ट्र के जो महासभा है इसके अंदर जो है हमेशा प्रोग्राम न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाता है और इसमें सामान्य जो बहसें होती हैं हर टॉपिक को लेकर वो रखी जाती हैं। इसके अलावा जो परेशानियां हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनके बारे में जनरल असेंबली में ही बात की जाती है। महासभा एक इतना इम्पॉर्टेंट हमारी असेंबली है कि जिसके अंदर निर्णय लेना,
सिक्योरिटी से रिलेटेड, नए सदस्यों से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड 2/3 बहुमत की आवश्यकता से होता है, कि 2/3 बहुमत जो होता है उसकी हेल्प से ही यहाँ पर ये सारी चीज़ें की जाती हैं। और बाकी प्रश्नों को बहुत साधारण बहुमत रखा जाता है, जो बहुत नॉर्मल चीज़ें होती हैं उनको बहुत नॉर्मल तौर पे ट्रीट किया जाता है। उसके अलावा महासभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसको हर वर्ष में महासभा की हेल्प से ही कार्यकाल के लिए चुना जाता है। हर साल जो होता है वो चेंज किया जाता है, मतलब हमेशा के लिए ये एक ही नहीं रहता, हर साल चेंज होता रहता है। ठीक है। उसके अलावा महासभा के अध्यक्ष के अलावा इसमें 6 मुख्य कमेटीज़ भी रखी गई हैं। ठीक है। जस्ट लाइक एग्जांपल, सबसे पहली फर्स्ट कमेटी में इंटरनेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, दूसरी कमेटी में इकोनॉमिकल से रिलेटेड, तीसरी कमेटी में जो है हमारे पूरे समाज से रिलेटेड, चौथी कमेटी में पूरे वर्ष की जो हमारी बजट है उससे रिलेटेड, और पाँचवीं के अंदर हमारे कानून से कि कोई केस क्या है क्या नहीं है। कि जस्ट लाइक एग्जाम्पल आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि रिसेंटली बहुत जल्दी एक महासभा की कमेटी 1 साल से पहले जो बैठी थी कानूनी, वो निर्भया रेप केस में बैठी थी, क्योंकि 1 साल होने से पहले ये केस हुआ था और वो केस इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशन तक पहुंच चुका था, जबकि वो केस दिल्ली का था, इंडिया का था। तो वो दिल्ली से बाहर, फिर पूरे इंडिया में, फिर इंडिया से बाहर, फिर यूनाइटेड नेशन में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक पहुंचा। और ऐसा पहली बार हुआ था कि अगेन 1 साल से पहले हमें कानूनी समिति जो थी, लीगल कमेटी, वो बिठानी पड़ी थी। ठीक है। इसके अलावा जो है अदर कमेटीज़ जो हैं, एक महा कमेटी है और एक साख समिति है। महासमिति जो होती है उसके अंदर समितियों की समीक्षा की जाती है कि आगे बढ़ने के लिए सिफारिशें करनी है और सब कुछ है। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे मैं अगर इंडिया की बात बताऊं तो इंडिया का प्रेसिडेंट तब त्यागपत्र दे सकता है, उसको एटलीस्ट 2 महीने पहले, कुछ महीने पहले बताना पड़ता है कि भाई मैं त्यागपत्र दूंगा, तब जाकर उसको त्यागपत्र को एक्सेप्ट किया जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही यूनाइटेड नेशन में भी होता है कि सिफारिशों को भेजने के लिए पत्र लिखे जाते हैं, सब कुछ होता है कि यहाँ पर ये होना है, वो होना है। और साख समिति जो होती है, इसके हेल्प से राज्यों के जो प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनकी जांच की जाती है और उनकी रिपोर्ट भी रखी जाती है। नेक्स्ट है द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल का जो चार्टर है वो एक इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए, बेसिकली सिक्योरिटी काउंसिल जो है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए बनाई गई है। इसमें जो वीटो पावर जो 5 देशों को शामिल है वो यूनाइटेड नेशन ने ही दी थी, मतलब सिक्योरिटी काउंसिल ने ही दी थी। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 सदस्य राज्य मिलकर ही बैठते हैं और इसमें 5 परमानेंट देश हैं, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। ठीक है। और 10 गैर स्थायी हैं जो परमानेंट नहीं है, टेम्पररी हैं, वो बाकी के हैं, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस परमानेंट को आप लिख दो, इनफ रहेगा। ठीक है। उसके अलावा जो 5 स्थायी जो परमानेंट सदस्य हैं उनके पास बिना शर्त के वीटो पावर होना सिक्योरिटी काउंसिल उनको परमिशन देता है कि आप लोगों के पास वीटो पावर है। ठीक है। उसके अलावा जो हमारे आलोचक होते हैं, क्रिटिसाइज़ करने वाले होते हैं, वो बोलते हैं कि वीटो पावर जो है ना, तुमने युद्ध के बेस पर ली, कि जो उस टाइम पर पावरफुल था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो तुमने उसके बेस पर उसको लोगों को वीटो पावर दे दी और ये बात गलत है। ठीक है। तो ये लोग बोलते हैं कि बेटर होगा कि आप इक्वालिटी करके सबको वो करो, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जब खुद इक्वालिटी चीज़ को रखता है सामने तो उसको भी इक्वालिटी जैसी चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का बेसिक जो काम होता है वो नीतियों को बनाना, उन नीतियों में कितना पैसा, कितनी चीज़ें लग रही हैं, उन चीज़ों को ध्यान से देखना, उन मुद्दों पर बातें करना। इसके अलावा ये जो है काउंसिल हमारी इकोनॉमिक एंड सोशल, इसमें 3 वर्ष के लिए 54 सदस्य जो होते हैं वो रखे जाते हैं। ठीक है। हर साल 3 वर्ष के बाद 54 सदस्य चेंज किए जाते हैं और ये जो है डेवलपमेंट पर बहस करती है। और जो हमारा इकोसॉक होता है, इकोसॉक मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसलिंग, ठीक है, इससे जुड़े जो चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड भी बातचीतों को रखती है। उसके अलावा इकोसॉक जो है इसके अंदर चीज़ों को डिवाइड किया गया कि जैसे कि सूचना देना, या फिर WHO, FAO जो है हमारा वो, यूनेस्को और वर्ल्ड बैंक, ये सब कुछ इसके अंदर शामिल होते हैं। ठीक है। इसके अलावा और भी तरीके की चीज़ें हैं तो आप इतना ही उनको लिख दो, इसके अलावा और लिखने की ज़रूरत नहीं है।
उसके अलावा है द ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल को न्यास परिषद कहते हैं, ठीक है। तो न्यास परिषद की स्थापना जो थी वो 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 12 में हुई थी, ठीक है, क्योंकि इनके लॉज भी अलग है ना, तो इनके चैप्टर 12 के अंदर इनकी जो थी न्यास परिषद की, ट्रस्टीशिप काउंसिल की, वो उदय हुआ था। उसके अलावा जो हमारा न्यास परिषद है, ट्रस्टीशिप है, इसके अंदर जो है हमारा गैर स्वशासित चीज़ों पर फोकस किया जाता है। लीग ऑफ नेशन को चेंज करके जो उसका नाम यूनाइटेड नेशन रखा था, उसका जो योगदान जाता है वो ट्रस्टीशिप काउंसिल को ही जाता है। इसके अलावा इसे 11 न्यास क्षेत्र के लिए इंटरनेशनली चीज़ें प्रदान करी जाती हैं, जिसमें 7 सदस्य राज्य जो होते हैं वो तय कर दिए जाते हैं, और साथ ही में इनके लिए इनको स्वतंत्रता होती है, जिसके लिए जो करना चाहे कर सकते हैं। और 1994 तक जो न्यास परिषद है ये एक सब सरकारी और स्वतंत्र थी, लेकिन न्यास परिषद 1994 में 1 नवंबर से इसके अंदर थोड़ी बहुत स्वतंत्रता पर पाबंदियां लगाई गई, क्योंकि स्वतंत्रता मिलने से बाकी सदस्य राज्यों ने थोड़ी बहुत होशियारी दिखानी शुरू कर दी थी। इसके बाद आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ये जो लोगो है स्टूडेंट, इसको बहुत ध्यान से देखो, इनकी आंखें खुली हुई हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आमतौर पे अगर आप इंडिया के कोर्ट में देखो तो वो जो ऐसे वो मूर्ति जो खड़ी हुई है उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे जो हमारी ये फीमेल है इसकी आंखें खुली हुई हैं, इसलिए वो ये जो है ये साबित करता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल के न्याय करता है। हर एक चीज़ को देख दाख कर, हर एक चीज़ को समझ के न्याय करता है। और ये जो नीचे साथ में जो 2 वर्ल्ड बना रखे हैं इन्होंने, ये है कि वर्ल्ड हमारा ये 2 इसलिए बना रखे हैं, अगर आपको याद हो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शीत युद्ध जब आया, शीत युद्ध कोल्ड वॉर, तो उसमें वर्ल्ड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था, एक यूएसए में और एक यूएसएसआर में, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थी वो अलग थी, लेकिन उस टाइम से ही इन 2 को बनाया जाता है कि विश्व 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, और 2 पार्ट्स को हम इक्वल रखते हैं, कभी भी हम आपस में ऊंच नीच नहीं करते हैं, ठीक है, ये इसलिए रखा गया। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बोलते हैं, ICJ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अंग है यूनाइटेड नेशन का। ये जून 1945 में बनाया गया था और अप्रैल 1946 में इसको स्टार्ट कर दिया गया था, 1 साल बाद। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस के लिए एक स्थापना भी कर रहा है, और वो स्थापना जो है 1920 में पूरी हो चुकी थी। तो अगर आप लोगों को अभी पता हो, अभी बीच में हमारी एक इंडियन विमेन है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो वो जस्ट रिसेंटली महासभा की मेंबर बनी है, और उनका नाम बहुत मतलब याद था मुझे लेकिन भूल गई। चलो कोई नहीं, आप बता देना, आप भी बहुत समझदार हो, ठीक है। तो ये चीज़ थी इसमें। अब नेक्स्ट है हमारा द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, ठीक है, सचिवालय बोलते हैं हिंदी में इसको। सचिवालय के जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव होते हैं और जो हज़ारों संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी होते हैं, इसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, जो महासभा के संगठन के बहुत सारे अंगों की हेल्प से दिन प्रतिदिन के कार्यों को करते हैं, ठीक है। उसके अलावा महासचिव संगठन का जो काम होता है वो एक अधिकारी हैंडल करता है, जिसकी सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा 5 वर्ष के लिए नियुक्त की जाती है, और नियुक्ति जो होती है वो संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों को, मतलब जो भी हमारे लोग हैं जो भी काम करते हैं उनको देखकर ध्यान से की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है UN इन इंडिया, भारत और संयुक्त राष्ट्र। भारत और संयुक्त राष्ट्र को मैंने टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ सको, ठीक है। तो इसको हम टॉपिक्स में ही समझते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, वो है हमारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए एशियाई एवं प्रशांत केंद्र। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है APCTT जो है ये हमारा, इसको 1971 में नई दिल्ली में स्थापित किया गया था इंडिया में, ठीक है। और एशिया और जो प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र इकोनॉमिकल एंड सोशल जो है हमारा यूनेस्केप जो है हमारा, वो पूरा एशिया प्रशांत के क्षेत्र की भौगोलिक जो जोग्राफिकल चीज़ें होती हैं उन पर फोकस करता है। इसके अलावा केंद्र ने गतिविधियों को 3 चीज़ों में बांट दिया था।
था, पहला सूचना में, दूसरा टेक्निक में, और तीसरा अगेन सूचना जो नवविचार होते हैं उन पर, कि नवविचारों पर। ठीक है, दूसरा पॉइंट है भारत को संयुक्त राष्ट्र का योगदान। भारत को संयुक्त राष्ट्र का योगदान के अंदर क्या बात रखी गई है कि इसके अंदर ये है कि भारत में काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां, उनके कार्यकाल, उनकी चीज़ें, उनकी सभी चीज़ों को कहीं भी सबसे बड़ी संयुक्त राष्ट्र के नेटवर्क में भारत उस चीज़ को संभाल कर रखता है। नेक्स्ट है कृषि विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय कोष। ठीक है, इसमें IFAD जो है, इसकी फुल फॉर्म मैंने लिख दी है यहाँ पर। तो IFAD भाई साहब जो हैं वो भारत सरकार ने स्मॉल होल्डिंग एग्रीकल्चर के जो व्यवसायी होते हैं उसके अंदर बाज़ार के अवसरों से आय बढ़ाने के लिए बहुत छोटी चीज़ों को किसानों को मतलब छोटी दरों में किसानों को दिया। ठीक है, और उसके अलावा ये कि महिलाओं को वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए, महिलाओं को स्वयं कार्य करने के लिए, व्यापार करने के लिए भी बोला। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। भारत में पहला ILO कार्यालय जो था 1928 में खुला था। भारत में 43 ILO कन्वेंशन है और एक प्रोटोकॉल के अंडर में रखा जाता है। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रावसान हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन IOM, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन। देखो जी, ये प्रावसान जो है हमारा, इसके अंदर भी टॉपिक्स हैं, पर हम पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज़ प्रावसान, व्हाट इज़ माइग्रेशन। तो ये वाली चीज़ है कि माइग्रेशन जो होता है भारतीय नागरिकों की सहायता की, जो फारस के खाड़ी युद्ध में हज़ारों लोगों में से थे। ठीक है, 2001 में गुजरात भूकंप के टाइम पे IOM की त्वरित एक प्रभावी सहायता ने इंसान की एजेंसी के रूप में भारत में IMO संचालित की नींव रखी थी। 2007 में भारत को श्रमिकों के आदान प्रदान और श्रमिकों के परिषदीय धन प्राप्त करने वाले जो देश थे उनके रूप में पहचान करके IMO ने प्रवासियों के साथ सुरक्षित और लीगल माइग्रेशन का कार्य शुरू किया था और इनसे संबंधित जोखिम कार्यों को भी निपटाया था। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा यूनेस्को। यूनेस्को जो है MGIEP, तो जी ये वाली चीज़ है महात्मा गांधी शांति और सत विकास के लिए इसको रखा जाता है। इसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, हिंदी में बोले तो महात्मा गांधी शांति एवं सत विकास हेतु श्रेष्ठ संस्थान, तो ये वाली शांति संस्थान। तो ये वाली चीज़ की यूनेस्को का एक अभिन्न अंग ये है। 2012 में नई दिल्ली में भारत सरकार के सहयोग से इसको बनाया गया था। इसके अलावा संस्थान को एक वैश्विक तौर पर बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और इसके अंदर नीतियों का क्रियान्वयन वगैरह जैसी चीज़ों पर फोकस किया जाता है। इसके अंदर सत विकास की 4.5 के लिए CDG जो होती है उसकी 4.7 के लिए कार्य करता है, जिसका मेन उद्देश्य होता है पूरे विश्व में शांति को बनाए रखना। 2016 और 17 में यूनेस्को एशिया एंड पैसिफिक रीजनल ब्यूरो फॉर एजुकेशन के साथ यूनेस्को MGIEP के साथ उसकी तरफ से पूरा उन्होंने एक योजना शुरू करी थी जो रीथ किंग स्कूलिंग उन्होंने एक नाम का शुरू कर दिया था। और इसके अलावा MGIEP जो है उसने पहली बार ये समीक्षा की कि 21वीं शताब्दी के लिए स्कूलिंग जारी करनी चाहिए। इसके अलावा लैंगिक समानता, ठीक है, इक्वालिटी, भारत में UN विमेन के 5 प्रायोरिटीज़ रखी गई हैं। महिलाओं और बालिकाओं के लिए जो उनके विरुद्ध हिंसा होती है उसको समाप्त किया गया है इसके साथ। इसके अलावा महिलाओं के भागीदारी को डेवलप करना, लैंगिक समानता असमानताओं को ख़त्म करना, वैश्विक शांति को स्थापित करना, जो जेंडर के बेस पर लड़ाई झगड़े होते हैं उनको। उसके बाद है HIV एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्य। इसका मशीन एक नई HIV एड्स को रोकने के लिए काम कर रही है और उससे पीड़ित जो लोग हैं उस महामारी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, ठीक है, UNDP तो आपने 11, 12, 10th में भी पढ़ रखा होगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो इसके अंडर में 1950 और 1960 के दशक में UNDP ने एक इंटरनेशनल सेंटर बनाया था और उसके अंदर सभी संस्थानों की स्थापना करी थी जो डेवलपमेंट कर सके किसी भी तरीके का। पिछले दशक तक UNDP ने एक आपदा और जल परिवर्तन जो होते रहते हैं, जलवायु परिवर्तन, उससे रिलेटेड चीज़ों को भी फेस करा और उसका सॉल्यूशन निकाला। फिर है एशिया एवं प्रशांत हेतु संयुक्त
राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक सहयोग आयोग। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है कि दिसंबर 2011 में उपकेशकर में 10 देशों की सेवाएं प्रदान करी और नई दिल्ली में स्केप के जो वो थे आयोजन वगैरह प्रोग्राम्स वो रखे गए और इसके अंदर डेवलपमेंट को बहुत फोकस किया गया। यूनेस्को भारत में यूनेस्को ने बहुत प्रमुख भूमिका निभाई है इंस्टीट्यूशंस के अंदर। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में भारत ने 27 कल्चर को मान्यता दी और जैसे ताजमहल और मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका है उसके रॉकेट शेल्टर भी बनाए। ठीक है, यूनेस्को ने भारत में सामुदायिक रेडियो के डेवलपमेंट पर भी बहुत फोकस किया और 2002 में रेडियो नीति तैयार भी करी थी। इसके अलावा बात आती है अब हमारे आगे की, तो जी ये वाली चीज़ रखी जाती है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जो है वर्तमान में UNFPA ने भारत में कुछ अपनी जगह बहुत अच्छे से बनाई है और इसके अंदर का जो काम होता है बेसिकली बदलाव लाना होता है लोगों के अंदर सिचुएशन में। मानव अधिवासी पर संयुक्त राष्ट्र आयोग, ठीक है, तो UN हैबिटेट जो है मानव अधिवास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग सभी के लिए बनाया गया है, कस्बों शहरों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, इसके अलावा भारत में UN हैबिटेट की जो पहली शहरी स्वच्छता पर कवरेज हुई थी, सब कुछ हुआ था, उसके अंदर युवाओं पर फोकस किया गया था क्योंकि हमारी जनरेशन ही स्वच्छता पर जैसी चीज़ों पर फोकस करेगी तभी सब ठीक हो पाएगा। भारत G77 का भी सदस्य रहा है। ठीक है, G77 जो है ये तो आपने पढ़ रखा है, प्रीवियस ईयर पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। तो जी G77 एक्चुअली में ये वाली चीज़ कि ग्रुप ऑफ 77 या फिर G77 की स्थापना 15 जून 1964 को डेवलपमेंट के लिए की गई थी, जिस पर भारत जैसे विकासशील देश ने भी हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, सिग्नेचर किए थे और इसमें 130 से ज़्यादा देश शामिल हैं और इसका जो मुख्य काम होता है वो G77 का कि बेसिकली सभी डेवलपमेंट पे और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट्स पे फोकस करना। ठीक है, और भारत का संयुक्त राष्ट्र में योगदान कि भारत ने लीग ऑफ नेशन से ही अपने आप को यूनाइटेड नेशन से जोड़ रखा है और जो वर्साई की संधि हुई थी 1919 में तब भी भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। भारत के रिप्रेजेंटेटिव जो उस टाइम पर थे सैमुअल मॉन्टेगो और बीकानेर के महाराजा सर गंगा सिंह। ठीक है, तो ये सब जो थे इन्होंने एक सचिव के रूप में अपना रोल निभाया था। भारत ने 1944 में वॉशिंगटन डीसी में संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पर भी हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा 1946 में भारत ने रंग भेद की नीति और इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए भी हस्ताक्षर किए और यूनाइटेड नेशन की हेल्प ली थी। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने के लिए भी यूनाइटेड नेशन की हेल्प ली। ठीक है, उसके अलावा 1953 में प्रथम महिला अध्यक्ष जो चुना गया था महासभा की वो वजिया लक्ष्मी पंडित थी और सबसे पहले 1953 में उनको प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ओके स्टूडेंट, सो आप लोगों की जो क्लास है यूनाइटेड नेशन की यहाँ ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ लेना। निष्कर्ष आप लोगों को लिखना है अपने आंसर्स की 2-2 लाइनों को उठाकर। इसके अलावा आप लोगों को अगेन कोई डाउट आता है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द watching and best of luck all.